So, good morning. Today we are going to learn about Vedic Kals. In Hindi, it means it English Vedic period. So let's start. It's also known as आर्यन काल. हम उसको आर्यन काल के नाम से भी जानते हैं. तो देखते हैं कि वैदिक काल कब से कब चला था, यानी वैदिक पीरियड कब से कब चला था, आर्यन भारत में कब आए थे, क्यों आए थे, सब हम लोग जानेंगे इसमें. देख हम लोग लिखते हैं यहाँ पे वैदिक काल, वैदिक पीरियड. ठीक है. अब वैदिक पीरियड दो भागों में बढ़ जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है. पहला को हम लोग बोलते हैं ऋग वैदिक काल, और दूसरे को बोलते हैं उत्तर वैदिक काल. अब ये देखते हैं हम कब से कब तक यह चला था. तो जो ये ऋग वैदिक काल है, ट्रांजिशन पीरियड के बाद, यानी संक्रमण काल के बाद, यह 1500 BC से 1000 BC तक चला. और यह उत्तर वैदिक काल 1000 BC से 600 BC तक चला. ठीक है. जो ऋग वैदिक काल था, इसमें जो समाज का विभाजन हुआ था वह कर्म को देखकर हुआ था. यानी जो यानी किसी को शिक्षा देने का काम करता है तो वह ब्राह्मण है. क्षत्रिय जो किसी की जान की रक्षा करता है वह क्षत्रिय होगा. वैश्य जो व्यापारिक काम करता है वो वैश्य होगा. और जो सेवा करने के लिए जो है उनको शूद्र कहेंगे. यह ऋग वैदिक काल में यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह तीनों कर्म के अनुसार इसको बांटा जाता था. जो एक घर में कोई ब्राह्मण हुआ करता था, कोई क्षत्रिय हुआ करता था, वैश्य हुआ करता था और शूद्र भी हुआ करता था. यानी ऋग वैदिक काल तक, यानी 1500 BC से लेकर 1000 BC तक यह चला. यानी एक ही घर में चारों जाति के लोग मिल जाया करते थे. लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में जो ब्राह्मण थे, ये सबसे शिक्षाविद माने जाते थे. इन लोगों ने सोचा कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह शायद इससे भटक रही हैं. वो हमारे घर में शायद कोई क्षत्रिय हो जा रहा है, वैश्य हो जा रहा है, शूद्र हो जा रहा है. और ब्राह्मण को ज़्यादा लोग मानते थे और उच्च कोटि का मतलब यह वर्ण हुआ करता था. इसलिए इन लोगों ने उत्तर वैदिक काल में इसको वंशानुगत कर दिया. इसको क्या किया? इसको वंशानुगत किया, यानी अपने फायदे के लिए इसको वंशानुगत कर दिया. आप काम कोई भी करें, अगर ब्राह्मण के घर में आपका जन्म हुआ है तो आप ब्राह्मण हुए. तो यहाँ से यह चला. ठीक है. और वैदिक काल को हम लोग आर्यन काल भी कहा करते हैं. आर्यन भारत में आए थे, हम लोग भी आर्यन से ही हैं. अब देखते हैं कैसे आए थे. हाँ, वो आए क्यों थे? सबसे पहले आर्यन थे, वे अपने आप को उच्च कोटि के वर्ण माना करते थे. क्या माना करते थे? वे अपने आप को उच्च कोटि के वर्ण माना करते थे. वे बोलते थे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं क्योंकि हम देव भाषा संस्कृत जानते हैं. क्यों हम सर्वश्रेष्ठ हैं? क्योंकि हम देव भाषा संस्कृत जानते हैं. इन्होंने उस समय यह मध्य एशिया में रहा करते थे. मध्य एशिया में रहा करते थे.
जो मध्य एशिया पहले का था, अभी उसमें 5 देश हैं। अभी तत्कालीन अगर मतलब प्रेजेंट में उसको देखें तो वहाँ पे 5 देश हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। यानी KKTTU। इन पांचों देश का नाम याद करने का फॉर्मूला भी है काटू। काटू इस मतलब यह फार्मूला है, इसको याद ट्रिक है याद करने का। के से कजाकिस्तान, के से किर्गिस्तान, टी से तजाकिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान और यू से उज्बेकिस्तान। ठीक है, यहीं उस समय का मध्य एशिया, अभी का भी मध्य एशिया है, लेकिन यहीं यहीं से ये आर्यंस आए थे। उन लोगों ने सोचा कि क्यों ना इस जो संस्कृत भाषा है इसका प्रचार किया जाए। उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रचार करने के लिए सोचा कि हम इसका प्रचार करें, और आर्यंस वहाँ से आए। आर्यन के बहुत सारे कबीले यहाँ भारत में आए। जो सबसे पहला जो कबीला आया उसका नाम था भरत। भरत कबीला, भरत कबीला यह बहुत शक्तिशाली कबीला था। जब भरत कबीला यहाँ पे पहुँचता है तो यहाँ के 10 राजा मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं। इसलिए इसको 10 राजा का युद्ध कहा जाता है। 10 राजा का युद्ध। 10 राजा मिलकर इस भरत कबीला पे यानी आर्यंस पे टूट पड़ते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है? यह भरत जीत जाते हैं। भरत जीत जाते हैं और यह सबसे पहले सप्त सैधव प्रदेश में आए थे। यह सैधव प्रदेश है कौन? यह सप्त सैधव प्रदेश अभी का पंजाब है। अभी का पंजाब है। हाँ, इसका नाम सप्त सैधव प्रदेश पड़ा क्यों, तो देख लेते हैं। जैसे पंजाब 5 नदियों को मिलकर बना है। ठीक है, पंजाब, सतलज, चेनाब, रवि, ब्यास, झेलम 5 हो गए, और एक हो गया सरस्वती यानी अभी का घाघरा नदी, GHAGRA घाघरा नदी, और सिंधु नदी। तो 5 प्लस ये दोनों हो गए तो क्या होगा? यह 7 होगा। 7 होगा तो 7 को यहाँ पे सत्य लिख दिए हैं। तो 7 सैधव प्रदेश, सैधव प्रदेश इसको हम बोलेंगे। तो यहाँ पे 7 है यानी 7 नदियों का समूह सप्त सैधव प्रदेश होगा, और यहाँ पे इन लोगों ने रहने लगे। और जब यहाँ पे आए तो उत्तर भारत, ये भारत हो गया, रफ डायग्राम है, अच्छा नहीं है। तो ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के लोगों को संस्कृत सिखाने का जिम्मा गौतम राहुगढ़, किनको दिया गया? गौतम राहुगढ़ को। और नॉर्थ मतलब साउथ इंडियन को सिखाने के लिए ऋषि अगस्त यहाँ पे आए। जब यहाँ पे गौतम राहुगढ़ आए थे तो यहाँ के राजा विदेह थे। राजा विदेह थे। गौतम राहुगढ़ थे, ये बहुत मतलब शक्तिशाली व्यक्ति थे। यह अपने उस मंत्र उच्चारण से अपने मुंह में ज्योति प्रज्वलित कर लिया करते थे। तब यहाँ से ये उत्तर प्रदेश से चले और अपने मुंह में ज्वाला प्रज्वलित करके चले थे। जब यह पटना के पास गंडक नदी में आए, मतलब इसको तैरने के दौरान, उस गंडक नदी को तैरने के दौरान इनके मुंह का जो ज्योति था वो नीचे गिर गया। तब उन्होंने यहाँ के लोगों को श्राप दिया और बोला यह नीचों का राज्य है, हम लोग को मतलब नीच बोलकर वह गौतम राहुगढ़ चले गए यहाँ से। और ऋषि अगस्त को यहाँ का इधर का संस्कृत बोलने का जिम्मेवारी मिला था। और
यहाँ हड़प्पा जो सभ्यता है या हड़प्पा सिंधु सभ्यता है, वहाँ पे गाय की मान्यता नहीं थी। वहाँ पे गाय अभी तक मतलब कोई प्रमाण भी, साक्ष्य भी नहीं मिला है कि वहाँ पे थी भी। लेकिन यहाँ पे गाय को बहुत ज़्यादा लोग पसंद किया करते थे। गाय का बहुत महत्व था यहाँ पे, ठीक है। गाय राजा का निर्धारण, धनी व्यक्ति का निर्धारण इस तरह से वहाँ पे हुआ करता था, जिसके पास जितना ज़्यादा गाय वह उतना धनी व्यक्ति, जिसके पास जितना ज़्यादा गाय उतना धनी व्यक्ति। और राजा लोग इसलिए ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्ध हुआ करते थे। अगर किसी की गाय मतलब गुम हो गई है और उसको खोए दिया करते थे, तो राजा की वह प्रसिद्धि हुआ करती थी। और गाय हत्या करने वाले को, गो हत्या करने वालों को मृत्यु दंड मिला करता था। मृत्यु दंड क्या मिला करता था? मृत्यु दंड। तो यह है वैदिक काल, जो कि 1500 BC से लेकर 600 BC तक चला। और यहीं थे आर्यन। वहाँ यहाँ पे आर्यंस यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं। हो सकता है कहीं हम लोग भी आर्यन हो और इन लोगों ने यहाँ के लोगों को संस्कृत सिखा दिया। तो आज यह वैदिक काल है, यह समाप्त हुआ। धन्यवाद।